नाउ नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल क्या है? कंपोजिशन टेबल अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, वो है कंपोजिशन टेबल इज़ ए टाइप ऑफ स्क्वायर एरे। ये एक स्क्वायर एरे होता है विच इंडिकेट्स ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन द सिस्टम। अब कहते हैं कि कंपोजिशन टेबल, अगर मैं इसको शॉर्ट में COT से डिनोट करूँ, इज़ ए टाइप ऑफ square array which indicates all the possible products in the system. All the possible products in the system. तो पहली बात तो एरे क्या होता है? एरे होता है अरेंजमेंट। arrangement of elements in rows or columns। एरे होता है कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करें किसी रोज़ और कॉलम्स में, उसको हम एरे बोल देते हैं। अब देखो, इन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर एरे है, मतलब कि जब भी हम अरेंजमेंट बनाएंगे तो एक स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। अगर मान लो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास किसी सेट में, तो 1 2 3 और यहाँ पे बनेगा 1 2 3, तो यहाँ पूरा एक स्क्वायर एरे बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए। यहाँ पे हम ऑपरेशन लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। यहाँ पर ऑपरेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो देखो इस साइड भी 4 है, उस साइड भी 4 है, तो एक स्क्वायर एरे बन जाता है यहाँ पे। और फिर इनके जो मल्टीपल होंगे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लाइन वाइज इसके अंदर यहाँ पर सभी मल्टीपल्स आएंगे और एक स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी इसके अंदर। इसलिए हमने बोला है कि कंपोजिशन टेबल एक टाइप होता है, स्क्वायर एरे का एक टाइप है, विच इंडिकेट्स ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, कि जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं वो सभी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है वो है द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेशन आर अरेंज्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल। हम कहते हैं कि ऑपरेशन है हमारे पास, मान लो कि ऑपरेशन स्टार लगाया हमने और यहाँ पे A और B। कहते हैं जो ऑपरेशन के लेफ़्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो सभी कहाँ पर हम अरेंज करेंगे? वो टेबल के लेफ़्ट में अरेंज करेंगे। और टेबल जो एलिमेंट्स हमारे राइट में है ऑपरेशन के, उसको हम कहाँ पे अरेंज करेंगे? उसको हम टॉप पे अरेंज करेंगे। मतलब कि A के जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे और B के जो एलिमेंट्स होंगे, जो राइट वाले के एलिमेंट्स होंगे, वो टॉप पे आएंगे। इसको याद रखना है। ऑफ कोर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द टॉप शुड बी केप्ट द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट। कहते हैं कि जो ऑर्डर तो आपके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का होगा वही ऑर्डर आपके टॉप वाले एलिमेंट्स का होगा। अब देखो, कंस्ट्रक्शन द कंपोजिशन टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द रूल। अब एक रूल है हमारे पास कि कंपोजिशन टेबल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द रूल। हमारे पास एक रूल है कंपोजिशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास आई और जेथ एंट्री है टेबल के अंदर, तो इसमें क्या होगा? जो आई एंट्री होगी वो हम लेफ़्ट में करेंगे, जो जे एंट्री होगी वो राइट में करेंगे। तो आई ऑन लेफ़्ट एंड जे, सॉरी राइट में नहीं, इसमें टॉप पे आएगा और जे जो होगा वो टॉप पे जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो भी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के हिसाब से जो आईएथ एंट्री यानी कि लेफ़्ट में है वो हमारे पास लेफ़्ट में आएगी। जो राइट वाली एंट्रीज़ होंगी वो सभी एंट्रीज़ टॉप पे आएगी, यहाँ पर जितने भी टॉप पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब कंपोजिशन टेबल का मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है कंपोजिशन टेबल का। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा देता हूँ इसके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ऐसे है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, मान लो मैं एक सेट ले रहा हूँ, सेट G लिया मैंने और उसमें एलिमेंट्स है -1 1 माइनस आयोटा। ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो हमारा जो कंपोजिशन टेबल है हमेशा फाइनाइट सेट्स के लिए बनेगा। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? जिनके एलिमेंट्स हम गिन पाएँ, मतलब फाइनाइट सेट्स होते हैं। इनफाइनाइट के लिए कभी नहीं बनेगा। तो इसको हम इनफाइनाइट के लिए कभी नहीं बनाएंगे, हम इसको सिर्फ फाइनाइट के लिए बनाएंगे। अब देखो हमारे पास एक सेट है G जिसके एलिमेंट्स है -1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब इसका कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले हम यहाँ पर ऑपरेशन लिखेंगे। ऑपरेशन मान लो मल्टीप्लाई के ले रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह मैंने डॉट लगा दिया। फिर हम सभी एलिमेंट्स एक एक करके अरेंज करेंगे। -1 1 माइनस आयोटा
और आयोटा। सेम ऐसे यही सभी एलिमेंट्स हम यहाँ पर नीचे की तरफ रेंज करेंगे, -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा। फिर हम इसका एक टेबल बना देंगे। अब देखो ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के हिसाब से हम यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे फिल करेंगे, हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -1 और -1 मल्टीप्लाई होके बनाएंगे 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। -1 और 1 मल्टीप्लाई होके बनेगा -1। उसके बाद -1 और माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ एक प्लस का आयोटा आ जाएगा। -1 और आयोटा मिलके बनाएंगे माइनस का आयोटा। फिर 1 और -1 ये बनाएंगे -1, 1 और 1 1, 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा आएगा। 1 और आयोटा, ये आयोटा बनाएगा। -1 सॉरी ये माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा -1 प्लस का आयोटा, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आई और माइनस आई, ये मिलके बनाएगा प्लस का आई। अब देखो ये बन रहा है माइनस आई, मेरे पास है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस आएगा और आयोटा आयोटा मिलके बनाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इसलिए यहाँ पे आएगा -1। फिर माइनस आयोटा और प्लस का आयोटा, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के आयोटा से, माइनस 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 प्लस माइनस आएगा, और आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 एक और आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद आयोटा इंटू -1, माइनस आयोटा, आयोटा 1 सा आयोटा माइनस आयोटा और आयोटा, ये हमने यहाँ पर निकाला है, तो 1 आएगा। आयोटा इंटू आयोटा, जब आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होंगे ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, और इसका आंसर होता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हमने बना लिया कॉम्पोजिशन टेबल। अब कॉम्पोजिशन टेबल में एक चीज़ देखना है इसमें कि सभी एलिमेंट्स तुम्हारे उसी में से निकलेंगे, जो भी हमारे पास सेट था सभी एलिमेंट्स वहीं से होंगे। मान लो कि अब देखो रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं, रोज़ होती हैं जो इस तरफ से हम चेक करें, जो भी लाइन हम लेफ़्ट टू राइट चेक कर रहे हैं वो होती हैं रोज़, तो रोज़ होती है लेफ़्ट टू राइट, और कॉलम्स हम देखते हैं अप टू डाउन। ठीक है, रोज़ होंगी लेफ़्ट टू राइट, कॉलम्स होंगे अप टू डाउन। तो देखो हमारे पास रोज़ कौन कौन सी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो। सिमिलरली हम ऐसे कॉलम्स देखेंगे, कॉलम्स ऐसे गिने जाएंगे। ठीक है, अब रोज़ और कॉलम्स में देखो सभी एलिमेंट्स आपको सेम ही मिलेंगे जो भी आपके सेट में से आए हैं। -1 1 माइनस आयोटा और प्लस का आयोटा, देखो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। सिमिलरली हम बाकी को चेक करें तो सब में आपको वही एलिमेंट्स मिलेंगे। अब इसका मतलब कि अगर हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी, अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या है ग्रुप कहलाने के लायक है या नहीं है। उसके लिए क्या होगा, हमें प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कैसे होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में हम सभी एलिमेंट्स देखेंगे जो मेरे पास आए हैं कि क्या वो मेरे ग्रुप में है। अब तुम कोई भी रो ले लो या कोई भी कॉलम ले लो, सभी एलिमेंट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये वाले कॉलम लिया 1 2 3, थर्ड कॉलम लिया, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा भी है, -1 भी है और 1 भी है, मतलब सभी एलिमेंट्स हमारे उस सेट में से आए हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हर जगह सेटिस्फाई होगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। फिर नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव के लिए एक चीज़ है हमारे पास कि हमारे पास कोई ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकें कि एसोसिएटिव है, जैसे कि हमने भी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करता है, इसलिए आपको इसी एक गेस से ही चलना पड़ेगा आपको कि जो एसोसिएटिव है उसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन हमेशा होल्ड करता है, इसलिए इसमें भी करेगा। तो इसलिए हमें इसको डायरेक्ट ही मानना पड़ेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब थर्ड वाला जो है वो हमें देखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कि क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ ये चेक करनी है कि जैसे हमारे पास आपको पता है कि रोज़ और कॉलम्स है इसके अंदर, तो रोज़ कौन सी होंगी, जैसे हमारे पास ये वाली, ये फर्स्ट रो है और ये वाली सेकंड रो है
ये वाली थर्ड रो है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ रो। सिमिलरली हम कॉलम्स देखेंगे, कॉलम्स का ध्यान रखना, जैसे हमने रोज़ को यहाँ से गिनना शुरू किया तो सिमिलरली हम कॉलम्स को यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। तो ये कॉलम फर्स्ट माना जाएगा, ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट हुआ, ये कॉलम 2 हुआ, ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है कि कॉलम्स में और रोज़ में कौन कौन से तुम्हें सेम मिलेंगे। जैसे मान लो कि रोज़ ले लें हम, फर्स्ट रो है हमारे पास, फर्स्ट रो में -1 है, 1 है, माइनस आयोटा है और आयोटा। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी इसके साथ मैच कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए रो। तो ये फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो देखो, सेकंड रो में फर्स्ट में यहाँ पर -1 है, सेकंड में 1 है, ये तो मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब थर्ड रो देखो, -1 -1 1 1 माइनस आयोटा 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 और आयोटा, मतलब कि R1 के साथ R3 वाली जो रो है बिल्कुल मैच कर रही है। जो भी रो मैच करती है फर्स्ट वाली के साथ, उसका जो एक्सट्रीम एलिमेंट है, एक्सट्रीम एलिमेंट कौन सा है, 1, तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। इसको हम बोल देंगे लेफ़्ट आइडेंटिटी। तो लेफ़्ट आइडेंटिटी यहाँ पर क्या आई, 1। सिमिलरली अब हम देखेंगे राइट, जो बनेगी राइट कौन सी बनेगी, राइट वाला आपको पता है कि टॉप पे होता है। तो राइट वाले में हम कॉलम्स देखेंगे, फिर से हम कॉलम्स देखना शुरू करो। फर्स्ट कॉलम ये रहा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, इसके साथ कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, सॉरी मैंने इसमें गलत लिख दिया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम। अब इसमें देखो कि कौन सा कॉलम फर्स्ट वाले कॉलम के साथ कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा। फर्स्ट के साथ सेकंड वाला तो मैच नहीं कर रहा। अब हम थर्ड पे जाएंगे तो थर्ड वाला एग्जैक्टली मैच हो जाता है। तो इसका तुमने बिल्कुल एक्सट्रीम एलिमेंट देखना है, सबसे टॉप पे एक्सट्रीम एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो इसमें ये हमारे पास आ गई राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, और ये होती है लेफ़्ट आइडेंटिटी। और जब भी लेफ़्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी जब इक्वल हमेशा आनी चाहिए, तो इक्वल आएगी तो मतलब कि इसका 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। इसको वैसे भी आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है, और इसमें भी 1 ही आ गया है। इसका मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला एक्सियम भी सेटिस्फाई हो चुका है, प्रॉपर्टी बोल दो एक्सियम बोल दो, ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ठीक है। और आपको पता है अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं चारों, तो ये ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो सेट हमने ऊपर लिखा है इसको हम ग्रुप बोल सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं उसको एक बार हाईलाइट कर लो। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, पीछे हमने निकाला कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, 1 आया इसके अंदर, तो हमने इसको एक बार हाईलाइट कर लेना है कि मेरे पास एक ये 1 आया हुआ है, एक ये 1 आया है, और एक ये आया है, और एक ये आया है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन से एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करके ये 1 आया। तो -1 और -1 को मल्टीप्लाई करके 1 आया, इसका मतलब कि -1 का इन्वर्स यहाँ पर -1 है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास 1 आंसर आया दोबारा से, तो इसका मतलब है कि 1 को मल्टीप्लाई करके 1 आया, तो इसका मतलब इस 1 का जो इन्वर्स एलिमेंट है 1 है, ठीक है। इसलिए मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया। उसके बाद ये 1 कैसे आया, माइनस आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। माइनस आयोटा और आयोटा का जब मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आया, इसका मतलब माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वो आयोटा है। और यहाँ पर 1 आया, इसका मतलब कि आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आयोटा का इन्वर्स क्या है, -1। इसका मतलब कि हर जगह इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है। जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स कि ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब कि ग्रुप है ये, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और बची है लास्ट की, कॉम्यूटेटिव। अगर वो कॉम्यूटेटिव भी हमने प्रूव कर दी तो मतलब कि ये अबिलियन ग्रुप भी होगा, ठीक है। प्रॉपर हमने चारों प्रॉपर्टीज़ तो हमने सेटिस्फाई करवा दी हैं, तो मतलब ये ग्रुप है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉम्यूटेटिव है। अब कॉम्यूटेटिव के लिए बहुत सिंपल है, तुम्हें इसमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जितने भी रोज़ तुम्हारे पास हैं, जैसे हमारे पास ये रोज़ है, आप फर्स्ट रो ले लो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को एक बार चेक करो फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 1 -1 1 माइनस आयोटा आयोटा और आयोटा बिल्कुल आइडेंटिकल है। फर्स्ट रो को बिल्कुल आइडेंटिकल है सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो ले लो, सेकंड रो बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए सेकंड कॉलम के साथ, 1 -1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। सिमिलरली थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ होगा, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के साथ होगा, ठीक है। तो सिमिलरली जब ऐसे बराबर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ ये कॉम्यूटेटिव है। तो इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे कि ईच रो इज़ identical to each respective column।
जब ईच रो ईच रिस्पेक्टिव कॉलम के साथ आइडेंटिकल हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि कॉम्यूटेटिव भी है। अब यहाँ पर देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो चुकी है। जब फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि एबिलियन ग्रुप भी है ये। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि जो हमारे पास सेट था जी, तो ये जो जी सेट अब इसको ये एबिलियन ग्रुप कहलाने लायक हो चुका है। तो अब इसको बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखेंगे पहले जी सेट, और हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का, तो मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पे, जी डॉट इस ए मल्टीप्लिकेटिव एबिलियन ग्रुप। अगर हम इसका ऑर्डर भी लिखें तो ऑर्डर क्या होगा, ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 कैसे होगा, ऑर्डर क्या होता है, जितने एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में, हमारे एलिमेंट्स में, हमारे ग्रुप में सॉरी हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, -1 1 माइनस एओटा और आयोटा, 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर भी इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्पोजिशन टेबल, कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो एक बार घर से करके देखना। होमवर्क अब आपका वही है कि इसको क्वेश्चन को करके देखना नेक्स्ट वाले को। उसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो क्वेश्चन करना कैसे है। तो जो आपका होमवर्क है, होमवर्क में जो आपका क्वेश्चन है वो है शो दैट द सेट जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी forms a finite abelian group of order 3 under multiplication of complex numbers। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके देखना। इसमें एक जो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, हिंट है कि जो ओमेगा क्यूब आएगा आपके पास, जब भी आप टेबल बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको 1 लेनी है। अभी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर क्यों होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसमें आपको देख लेना कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर क्यों होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको मैं जो भी डिटेल्स होगी मैं आपको उसमें बता दूंगा कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर क्यों होता है। इस टाइम सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी आप टेबल बनाओगे, जब भी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब बनाएगा, उसकी जगह आपने ओमेगा क्यूब नहीं लिखना है, 1 लिखना है बस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम ही होगा जो आपने लास्ट में भी किया है। इस क्वेश्चन को करके देखना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन मॉड्यूलो एन। एडिशन मॉड्यूलो एन क्या चीज़ है, इसको हम रिटर्न एज a प्लस एन यहाँ पर आएगा और b यहाँ पर आएगा। ठीक है, रिटर्न एज, इसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस एन बी के इस साइड पर नीचे की तरफ यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, जहाँ पर जो a और b हैं, a और b इंटीजर्स होते हैं। इसको याद रखना है कि a और b कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। n क्या होगा, n एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये हमेशा फिक्स होगा, मतलब कि फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, इंटीजर तो होगा लेकिन पॉजिटिव वाला। ठीक है, वी डिफाइन, अब हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, a प्लस एन बी, ये हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो को मतलब लिखने का स्टाइल है कि हम कैसे लिखते हैं इसको, a प्लस एन बी इज इक्वल टू आर, जहाँ पर r क्या है, r एक रिमाइंडर होता है। ठीक है, जहाँ पर लिखा है मैंने वेयर r इज़ द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने r की वैल्यू लिखी है कि r क्या होगा, n से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये चीज़ बिल्कुल रीड करनी आनी चाहिए कि रिमाइंडर क्या होगा, जो भी n की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो n होगा, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो n जो भी होगा उससे रिमाइंडर हमेशा हमारा कम होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, और जो वैल्यू हमारी है 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, बड़ी भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो कि हम किसी भी नंबर को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लो हम कि 23 को डिवाइड कर रहे हैं 6 के साथ। तो जब भी आप इसको डिवाइड करोगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमेशा 6 से कम ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको वैसे भी पता होगी कि जब भी हम जिस भी चीज़ से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमेशा उससे कम ही आता है। तो 0 उसमें इंक्लूड होता है। जैसे मान लो इसमें रिमाइंडर कितना आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक आ सकता है, बस 6 रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं कोई नंबर है 34,
इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 के साथ, तो इसमें रिमाइंडर्स क्या आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, मतलब कि जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक नंबर कम करके 0 से स्टार्ट करना है और रिमाइंडर्स हमारे सिर्फ उतने ही आ सकते हैं, चाहे किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो 7 के साथ, तो रिमाइंडर हमेशा इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, ये डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखी है, देखो 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 मान लो n है हमारे पास, तो 7 n है, उससे एक कम, इसलिए हमने लिखा कि 7 से कम, यानी कि n से कम वैल्यू आएगी, और 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, एक रेंज हो गई है हमारे पास ये वाली। अब इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, एग्जांपल है 18 + 5 9, तो यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो क्या है 5 का, 18 + 5 9। इसमें करना क्या है, 18 और 9 को सबसे पहले प्लस करना है, 18 और 9 प्लस किए 27 आ गया। अब इस 27 को जो एडिशन मॉड्यूलो है उसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है, 27 को 5 के साथ डिवाइड करना है, और जब हम 27 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 5 से 25, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ गया। अब इसके साथ मैच करके देखो, a + n b = r, यानी कि a की जगह 18 है, n की जगह 5 है और b की जगह 9 है, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। और कंडीशन क्या थी कि जो भी रिमाइंडर आपका आएगा n से छोटा ही रहेगा। देखो n हमारे पास 5 था, उससे छोटा है, 0 या उससे बड़ा हो सकता है, तो 0 से बड़ा भी है। ठीक है, तो हमारी रेंज में प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हो गया एडिशन मॉड्यूलो का क्वेश्चन कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि इंटीजर, हमने बोले थे कि ये और भी इंटीजर हो सकते हैं, तो इस बार मैंने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया। -37 + 4 2, 4 हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो है, तो -37 में 2 प्लस किए और उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। -37 + 2 ये हमें आंसर देगा -35। -35 को डिवाइड किया 4 के साथ। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक है, अब एक आपने पहले पढ़ा होगा डिवीज़न में, यहाँ पर क्या आता है डिविडेंड, यहाँ पर आता है डिवाइज़र, यहाँ पर क्वोशिएंट, और नीचे जो भी बचेगा हमारे पास वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसके हिसाब से हमें चलना है। अगर मान लो हम यहाँ पर सेटिस्फाई करवा के देखें इसको, तो डिविडेंड क्या आएगा, यहाँ पर 27 आएगा, = डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, डिवाइज़र और क्वोशिएंट मतलब कि 5 × 5 प्लस रिमाइंडर। देखो इसको सेटिस्फाई हो रहा है, 5 5 से 25 + 2 27, तो दोनों बराबर आ जाते हैं। अब इसी तरह हमने इस क्वेश्चन में करके देखना। अब -35 को 4 से डिवाइड करना है। जब -35 को 4 से डिवाइड करेंगे, -35 कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा, और 4 आएगा बाहर, तो मैंने यहाँ पर लिखा -35, और जो डिवाइज़र हमारा है वो 4 है। अब देखो इसको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। हम जो डिवाइड कर रहे हैं -35 को 4 से कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 4 8 से 32 करूँ, 4 8 से 32, तो आंसर आएगा -3। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कि R इज़ ए लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर लेके आना है यहाँ पर। तो 4 8 से 32 अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, तो अब मैं इससे बड़ा नंबर लूँगा। 4 8 32 आता है, तो 4 9 से क्या आएगा, 36 आएगा, तो मैंने यहाँ पर 36 रखा। अब देखो -35 + 36, दोनों आंसर क्या देंगे, एक प्लस का 1 आएगा आंसर मेरे पास, मतलब कि ये आंसर ठीक आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 आता है मेरे पास। ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा, तो मैंने इसमें यहाँ पर लिखा है क्या, -9 × 4 + 1। अब यहाँ पर रख के देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था, 9 आया था। ठीक है, प्लस हमारे पास रिमाइंडर आया था। अब क्वेश्चन जो होगा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, देखो जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें डिवाइड कैसे करना है, डिवीज़न आपको याद रखनी है कि इसको प्रॉपर तरीके से डिवीज़न कैसे होगी। -35 को 4 से कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर सेम नंबर रखना होता है, कोशिश करनी है कि सेम नंबर आए। तो यहाँ पर सेम नंबर तो नहीं आ रहा, तो मैंने -9 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो -36। अब 9th और 10th क्लासेस में आपने सीखा होगा कि जब हम डिवीज़न कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी हमें माइनस करना है, हमें क्या करना होता है, टॉप वाले को बॉटम वाले से माइनस करना होता है। तो माइनस में क्या होता है, इसका साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो इसका आंसर अब जाके बन आएगा। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसमें ये गलत होगा,
इसको ऐसे करना है, तो आंसर 1 आएगा। अभी ये चीज़ अगर मैं तुम्हें किसी और वे में बताऊँ, हमें इन दोनों को माइनस करना होता है, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ कि हमने इसको प्लस किया हुआ है, हमें इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि हमें इन दोनों को हमेशा माइनस ही करना होता है। -35 को -36 से माइनस करना है, तो मैंने लिखा -35 और लिखा -36। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो ये क्या बनेगा -35, ये हो गया प्लस का। तो यही कारण था कि साइन हम ऑपोजिट क्यों करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब कि मैंने जो मेरा जो क्वेश्चन है वो -9 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -9, 4 × -9 + 1, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर 1। इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये था एडिशन मॉड्यूलो, इसको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इसके। और इसके जो थ्योरम्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर थ्योरम से आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि हम इसको ग्रुप कैसे सेटिस्फाई करवा सकते हैं, अगर एबिलियन ग्रुप है तो इससे कैसे सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n और एडिशन मॉड्यूलो n में कुछ खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई का ही फ़र्क है। अब इसको रिटर्न कैसे करते हैं, लिखते कैसे, जैसे हम इसको राइट कर रहे थे a + nb, तो इसको लिखेंगे a × nb। यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, जहाँ पर a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, n क्या होगा, फिक्स्ड एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, वही सेम कंडीशन जो ऊपर थी हमारे पास। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, a × nb = r, जो कि रिमाइंडर होगा, ठीक है। रिमाइंडर की फिर से वही कंडीशंस की n से छोटा होना चाहिए और रिमाइंडर हमारा जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। वेयर r इज़ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, जो जहाँ पर हमारा रिमाइंडर r क्या होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके बाद a × nb है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, और इसको हम लिखते कैसे हैं, ऑल्सो रिटर्न एज AB, ठीक है। ट्रिपल लाइन्स आ जाएंगी यहाँ पे, रिमाइंडर आएगा और ब्रैकेट में आएगा mod n। इसको याद रखना कि मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब आपका इसमें एक और होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने हैं। सेम वही तरीका है जैसे हमने एडिशन मॉड्यूलो सॉल्व किया था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सॉल्व होंगे, तो इन दोनों के आंसर्स आपको करके दिखाने हैं, ठीक है। अब जो आपने एक डाउट पूछा है, डाउट है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या है, लेट Q* डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है। हमारे पास कोई Q* नाम का सेट है जिसमें क्या है, सभी रैशनल नंबर्स हैं, ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1, कि 1 को छोड़ के सभी रैशनल नंबर इसमें आएंगे। तो इसकी बाइनरी कंपोजिशन हम कैसे लिखेंगे, जैसे इन्होंने बताया, देन शो दैट इट फॉर्म्स एन इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप। हमें इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, मतलब इसमें पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए अंडर द ऑपरेशन O। अब ऑपरेशन O है हमारे पास, मतलब कि सेट है Q* और ऑपरेशन कौन सा है, O। अब इस ऑपरेशन O को कैसे इन्होंने ऑपरेट किया हुआ है कि इन्होंने कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं A और B, जो कि हमारे इसी सेट से आए हुए हैं, और ऑपरेशन हमने बीच में लगाया। तो A और B का ऑपरेशन जब हम करते हैं तो इसमें आंसर क्या आता है, A + B - AB, ठीक है। A + B - AB। अब आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा कंडीशन क्या होती है कि हम कोई भी दो एलिमेंट जब लेते हैं, उसको जब हम ऑपरेट करते हैं तो उससे जो आंसर आता है वो हमारे उसी सेट में होना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि हाँ ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको एबिलियन ग्रुप शो करने के लिए हम लाइन वाइज प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हमें देखो, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें पता है कि 1 के बराबर नहीं है, मतलब कि हमारे जो रैशनल नंबर हमारे सेट में 1 तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट 1 लिखा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसका गलत चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम इसको रॉन्ग मानेंगे। हम बोलेंगे कि मान लो कि A + B - AB, जो भी मेरा आंसर आया है, ये 1 के बराबर आ रहा है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट 1 होना चाहिए, इन्होंने बोला 1 नहीं आना चाहिए इसमें, लेकिन हम उसको 1 मान रहे हैं ताकि ये चीज़ आगे जाके रॉन्ग प्रूव हो जाए। जब ये चीज़ रॉन्ग प्रूव हो जाएगी, इसका मतलब कि बाकी आंसर्स हैं लेकिन 1 नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको 1 माना। यहाँ पर लिखेंगे लेट अस एज्यूम, कि हमने इसके एज्यूम किया कि जो A + B - AB है उसको मैंने 1 के बराबर माना है। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस 1 को यहाँ पर लाकर माइनस करो, = 0 आ गया, ठीक है। अब क्या बना इसमें, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे। तो जैसे मैंने A - AB यहाँ पे कर दिया और B वहाँ पे किया, ठीक है। रीअरेंज किया, लेफ़्ट में ही रीअरेंज किया सिर्फ। इन दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 1 - B। यहाँ पर देखो
अभी आपने 10th में वो किया होगा आपने, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो फैक्टर्स में क्या होता है कि ब्रैकेट में जो फैक्टर्स आने चाहिए वो सेम आने चाहिए ताकि हम उसको एक बार लिख सकें। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे लिख दूँ तो यहाँ पर आएगा b-1, तो मैंने इसको 1 - b बनाना है। उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस कॉमन होगा तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आएगा उनका साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1 जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव का हो जाएगा और b जो पॉजिटिव में वो नेगेटिव का हो जाएगा। चाहे तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये बनेगा -1 और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस का b बन जाएगा, तो प्लस का b -1। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने एक तरह से -1 कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, जो सेम है उसको एक बार लिखना होता है और जो बचा a और -1 इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू में आ गया 0। अब देखो ये बता रहे हैं कि कोई भी दो हमारे पास डिजिट्स हैं या दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है। तो कोई भी दो टर्म जब मल्टीप्लाई होती है आंसर 0 आता है, तो क्या कंडीशन हो सकती है कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, कोई ना कोई एक तो 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को 0 लेके चलेंगे कि a-1 भी 0 के बराबर हो सकता है या फिर 1 - b भी 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या है, a की वैल्यू 1 आई, यहाँ पर भी b की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन कंडीशन क्या थी कि हमारे जितने भी सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो एक्सेप्ट 1 होंगे। और यहाँ पर हमें ये भी लिखना है कि a, b जो है वो बिलोंग करते हैं मेरे सेट को, Q स्टार को। ठीक है, अब क्योंकि जो a और b थे वो मेरे सेट को बिलोंग कर रहे थे, यानी कि 1 तो वहाँ पे था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रूव क्या हो गया कि a भी 1 है b भी 1 है। ठीक है, तो मतलब कि तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नहीं बट a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज a, b जो है वो बिलोंग करते हैं Q स्टार को, इस कारण से पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर इसका मतलब कि जो a + b - ab है वो भी 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब हमने चीज़ एज्यूम करी थी वही चीज़ फॉल्स होगी, इसका मतलब कि ये भी चीज़ फॉल्स होगी प्रूफ। ठीक है, क्योंकि इसने जो आंसर निकाल के दिया वो गलत आंसर निकाल के दिया, तो जब गलत आंसर निकाल के दिया इसका मतलब है कि 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption इज़ रॉन्ग। जब हमारी assumption रॉन्ग होगी तो हम बोलेंगे देयरफॉर इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसका मतलब कि फॉलो कर रहा है कि ये 1 के बराबर नहीं है, और वही चीज़ हमें दी हुई है कि एक्सेप्ट 1 आना चाहिए, सब कुछ आ जाए लेकिन 1 नहीं आए। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई इसमें हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, हमें कोई भी 3 एलिमेंट्स लेने हैं, तो हम बोलेंगे लेट a, b, c जो बिलोंग करते हैं मेरे सेट Q स्टार से, b एनी 3 एलिमेंट्स, कि कोई भी 3 एलिमेंट्स है, क्योंकि एसोसिएटिव में हमें 3 चाहिए होते हैं। तो इसमें क्या होगा, वही दोबारा से कि a और b का ऑपरेशन किया, c का किया, पहले b और c का करवाया, ये बराबर आना चाहिए a o b ऑपरेशन c, तो ऐसे ही a और b के आने चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जब मैंने a और b का ऑपरेशन करवाया था हमारे पास था a + b - ab। ठीक है, मतलब कि a और b, तो a और b को हमें ऐसे सेट करना है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले b और c है। ठीक है, AOB और BOC, इसको हम कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, इनको हम लाइन वाइज लेके चलते हैं। पहले मैंने लिया LHS, तो LHS में क्या आएगा, AOBOC, ये मेरे पास LHS में है। तो देखो जहाँ पे AOB है, A की जगह A, B की जगह B, सिमिलरली BOC है। अब A का क्या हुआ, A यहाँ पे आया, सिमिलरली यहाँ पे B आएगा, तो जहाँ पे B है वहाँ पे C है, मतलब कि यहाँ पे C आएगा, तो -BC, मतलब कि BOC का आंसर ये आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा A ऑपरेशन, तो BOC की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आएगा B + C - BC। ठीक है, अब देखो आगे, जब A ऑपरेशन B चल रहा था तो A + B - AB था। अब हमारे पास है A का ऑपरेशन B + C - BC के साथ। तो इसमें देखो A का काम तो A कर रहा है, लेकिन इस B का काम ये पूरा कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी B है कि कंप्लीट टर्म वहाँ पे आएगी, तो A + B है, A की जगह तो यही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A + B, तो B की जगह तो कंप्लीट टर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पर प्लस लगा के ये पूरी टर्म आएगी, चाहे इसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो।
ये हो गया, फिर माइनस का साइन है, फिर a इंटू बी, चलो a की जगह तो ये a ही आएगा हमारे पास, और b की जगह ये पूरी टर्म आएगी, तो b प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो इस पूरे की जगह ये वाली चीज़ आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस फिर a आया, फिर b प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते आगे, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, ये प्लस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी ये इकट्ठे ही है यहाँ पे, तो माइनस ए बी माइनस ए सी, ये माइनस माइनस प्लस ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में का तो ये आंसर है मेरे पास। सिमिलरली आर एच एस सॉल्व करेंगे, आर एच एस में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले ए और बी को हमें सॉल्व करना है, ए और बी का तो आंसर ये है हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी माइनस ए बी ऑपरेशन सी। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, अब इसको आप खुद निकाल के देखना, मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। तो देखो, जब ए और बी था तो ए की जगह इस बार पूरी टर्म काम कर रही है। ठीक है, फिर ऑपरेशन का साइन बी की जगह सी है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करके चलना, तो ए और सी, ए प्लस बी, तो ए की जगह पूरी टर्म आएगी ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर प्लस का साइन, फिर सी, फिर माइनस, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ए प्लस बी माइनस ए बी ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। अब इसको जब ओपन करेंगे तो बनेगा ये वाली टर्म प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। अब देखो सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सी भी आएगा, इधर से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये आर एच एस है। अब इसको एक बार टैली करो, एल एच एस और आर एच एस को, ए है हमारे पास, प्लस का बी है, विद साइन टैली करना है, प्लस का सी भी है, तो हमारे पास ये तीनों टर्म तो सेम है। फिर माइनस बी सी ये रहा माइनस बी सी, माइनस ए बी ये रहा माइनस ए बी, माइनस ए सी ये रहा माइनस ए सी, प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, मतलब बिल्कुल सेम आ चुके हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है इसके अंदर। देयरफॉर इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉरी आइडेंटिटी इन्वर्स वाली जो है वो फोर्थ है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी चेक करेंगे, तो आइडेंटिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट कोई ई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है मेरे सेट क्यू स्टार को, सच दैट, अब वो आइडेंटिटी ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि जब भी हम उस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करें ए के साथ तो आंसर वही आना चाहिए, या फिर मैं एलिमेंट की ऑपरेशन करूं आइडेंटिटी के साथ, तो ई ओ ए करें या ए ओ ई करें, आंसर ए ही आना चाहिए इसका। ठीक है, तो अब देखो ई ओ ए ओ बी क्या था, सेम उसी कंडीशन में आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये बनेगा ई प्लस ए माइनस ई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा ए प्लस ई माइनस ए ई। ठीक है, हम कोई भी एक जगह पे सॉल्व करके देख लो यहाँ पे, तो मान लो हमने ये वाला लिया, तो ये क्या बनेगा ई प्लस ए माइनस ई ए इज इक्वल टू ए। तो मैंने पहले दो ले लिए, बाद में लास्ट के दो भी ले सकते हैं, उसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा आपके पास। तो देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास ए है यहाँ पे, ई को अगर मैं यहाँ पर अरेंज करूँ तो माइनस ई ए इज इक्वल टू ए। अब देखो इस ए को अगर यहाँ पे ले आए तो ये बनेगा ए प्लस ई माइनस ई ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए माइनस का ए प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में से ई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वही कंडीशन है कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई को ज़ीरो आंसर आ रहा है, तो या तो ई ज़ीरो हो सकता है या 1 माइनस ए ज़ीरो हो सकता है। अगर मैंने 1 माइनस ए को ज़ीरो प्रूव किया तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, इन्होंने बोला है 1 माइनस ए ज़ीरो आना चाहिए, तो 1 माइनस ए ज़ीरो कब आएगा, जब ए 1 होगा, जब ए 1 होगा तभी तो आंसर ज़ीरो आएगा, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पहले से ही बताया कि हमारा जो ए और बी है वो 1 नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट 1 था इसके अंदर, तो मतलब कि हम इसको ज़ीरो नहीं बोल सकते, इसका मतलब ई मेरा ज़ीरो होगा। ठीक है, और ई ज़ीरो होगा
और वैसे भी हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ई ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू ज़ीरो आई है, तो हम बोलेंगे कि ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो मेरे पास आंसर आया वो बिलोंग करता है क्यू स्टार को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सभी रियल नंबर्स हैं सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ज़ीरो आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब कि ये वर्क करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। वर्क्स फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी सेटिस्फाई करवा दी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इन्वर्स की, ठीक है। इन्वर्स के लिए हम क्या लेट करेंगे कि लेट कर लेते हैं ए इन्वर्स, ठीक है, ए की पावर -1 बी द इन्वर्स। हमने पहले से मान लिया कि ए इन्वर्स होगा ऑफ ए। हमने बोला कि ए का इन्वर्स होगा, अब वो ए बिलोंग करता है जी स्टार को, ठीक है। मैंने बोला कि मैंने कोई एलिमेंट लिया ए जो कि मेरे सेट को बिलोंग करता है, तो उसके लिए एक इन्वर्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हमने उसको पहले से ही लेट कर लिया है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब भी मैं ए को ऑपरेट करूं ए इन्वर्स के साथ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और आइडेंटिटी मैंने पीछे से निकाल दिया ज़ीरो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब मैं ऑपरेशन इसमें करता हूँ तो ए ओ बी, दोबारा से हम ये लिखते हैं यहाँ पे कि ए ओ बी का ऑपरेशन क्या था कि ए प्लस बी माइनस ए बी आना चाहिए, ठीक है। तब इन दोनों का ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस ए इन्वर्स माइनस ए डॉट ए इन्वर्स, ठीक है। ये हमेशा हमारा किसके, ये हमेशा हमारा ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे हम करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, इन दोनों को लेते हैं यहाँ पर ए इन्वर्स माइनस ए डॉट ए इन्वर्स, ये ए वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ए आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ए इन्वर्स 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ए इन्वर्स की वैल्यू निकालो कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वहाँ जाकर डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो बनेगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। अगर इस माइनस को हमें अरेंज करना है तो माइनस को हम कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। मान लो माइनस है, इस माइनस को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा प्लस का ए। जब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला ए प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, तो ए इन्वर्स की वैल्यू आई ए अपॉन ए माइनस 1। तो ये तो बिलोंग करेगा जी को, बिकॉज क्यों करेगा बिलोंग ये जी स्टार को बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन मैंने क्यों लिखी यहाँ पर, देखो अगर यहाँ पे 1 आ गया, अगर मान लो ए की वैल्यू 1 आ जाती है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाता है। और तुम्हें पता है जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो आंसर इन्फिनिट हो जाता है, मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, फिर इन्फिनिट हो जाएगा। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये शुरू से ही हमें दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, तो कोई भी वैल्यू आए कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना इसका, 0 तो आने से रहा, इन्फिनिट तो आने से रहा आंसर इसका, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, और रियल नंबर्स में सभी नंबर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन्वर्स एक्सियम या प्रॉपर्टी इज़ सेटिस्फाइड, तो इन्वर्स भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो जी ऑपरेशन है, जी स्टार सेट और ऑपरेशन ओ है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप तो फॉलो हो गया। अब अबिलियन प्रूव करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव तो बहुत इजीली हम इसमें प्रूव कर सकते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या है, पहले हमें 2 चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। लेट ए कॉमा बी बिलोंग करता है मेरे सेट जी स्टार को, ठीक है। ये मेरे सेट बिल को बिलोंग करेगा जी स्टार को। तो ए ऑपरेशन बी किसके बराबर होना चाहिए, बी ऑपरेशन ए के, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ए ओ बी का आंसर क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। सिमिलरली बी ओ ए का क्या आएगा, बी प्लस ए माइनस बी ए। और देखो अगर इसको अरेंज करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा। ए को आगे कर लो, बी को ऐसे कर लो, ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो दोनों प्रूव हो गए। देयरफॉर कॉम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई हो गया, कॉम्यूटेटिव इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। देयरफॉर जो जी स्टार सेट ऑपरेशन ओ पे क्या चीज़ है, इज़ एन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। हमने इसको एबिलियन ग्रुप भी प्रूव करवा दिया। आगे समझ क्वेश्चन ये वाला, तो बस आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू।